अगर इस डील के अंदर कई चीजों के ऊपर एग्रीमेंट ना होता तो यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट ने इतना लंबा सफर तय नहीं करना था। एक तो मैं ये बड़े बावसूख राय से ये कह सकता हूँ। दूसरा मैं ये करना चाहूंगा कि इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 15 जो शराइत ईरान की तरफ से दी गई हैं उन पे 15 शराइत जो अमेरिका की तरफ से दी गई हैं 11 के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। जो 10 चीजें आई थी ईरान की तरफ से उनमें से 7 के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये एक खुशआइंद बात है। और दूसरा मैं यहाँ पे हवाला देना चाहूंगा, डेली मेल एक बहुत बड़ा जरीदा है, आज उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है जेडी वैंस पर, और जेडी वैंस जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने इस मसले का मिडिल ग्राउंड पे जाकर कोई हल निकाल के वापस आना है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 90% से अबव चांसेस हैं कि ये चीजें सारी कामयाब होंगी। हाँ, इसमें एक स्पॉइलर है, जो इस वक्त लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं वो लाजमी, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटे के अंदर उसको भी शटअप कॉल दी जाएगी, उनको भी कहा जाएगा कि इस चीज को डीरेल नहीं करना। तो मेरे ख्याल में मैं आई एम वेरी होपफुल कि आप अगले 24 घंटे तक। तारिक साहब, आपको क्या देख रहे हैं जब अमरीकी सदर नेतन्याहू को कहते हैं कि ये रोका जाए जो लेबनान में हो रहा है, तो फौरी ये रुक जाएगा? देखें, उस पर अल्टीमेटली उनसे भी डील करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कुछ लेंगे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बनती है। अल्टीमेटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर। और इस वक्त अगर देखा जाए तो नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, ज्यादा चीजें उन्हीं की स्टेक पर हैं, उन्हें ही जस्टिफाई करना होगा, और मेरे ख्याल में वो समझा पाएंगे, इस चीज को रिजॉल्व करने में कामयाब। हैविंग ऑल दिस एपिसोड इन कंसिडरेशन, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आगे मिड टर्म आ रहे हैं, ये जो अभी शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप इसका नुकसान होता देख रहे हैं अमरीकी सदर को? देखिए, इस इलेक्शन से पहले भी एक बहुत बड़ा इशू था इन्फ्लेशन का यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे अंदाजे में, और कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन जो है वो रिस्टोर ही नहीं हुई थी, और मुसलसल रिपब्लिकन पार्टी जो थी वो प्रेशराइज करती थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाती थी कि प्लीज अब तवज्जो इन्फ्लेशन पे दें, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो उसके दरमियान ये जब जंग आई है तो उन्होंने इन्फ्लेशन मजीद बढ़ाने वाला काम शुरू कर दिया, मजीद बढ़ा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर जलती पे तेल वाला काम किया। अभी भी नवंबर तक टाइम मौजूद है, अगर जल्द से जल्द जंग बंद की जाती है। कौन मशवरे दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? आप आजकल उनके साथ मेरे ख्याल से नहीं है, उनको कौन मशवरे दे रहा है? देखें जरा हकीकत, देखें व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट के करीब हल्के चेंज होते रहते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो जायनिस्ट ज्यूज और जायनिस्ट क्रिश्चियंस जो है वो बहुत ज्यादा उनके करीब हैं। 45 साल से बीबी नेतन्याहू का ये मंसूबा था, कि ये ड्रीम था उनका कि उनकी जंग अमेरिकन आके लड़े, मिडल ईस्ट के अंदर घसीट कर लेकर जाएं, और अल्टीमेटली उसमें कामयाब हुए। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले 15 साल से बड़े करीब से जानता हूं। ही इज एन एंटी वार पर्सन, ही इज एन एंटी वार प्रेसिडेंट। अब मैं उसको प्रूव कर सकता हूं। 8 महीने में 8 जंगें बंद कराना, फिर बोर्ड ऑफ पीस बनाना, फिर गजा के बारे में सॉलिड स्टेप्स लेना। आपको पता होगा कि गजा में 1.5 लाख बंदों का जो कत्लेआम हुआ है वो डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन की वाच पर हुआ था। तो दर हकीकत अब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा इस चीज का इजहार किया है कि वो लोगों को इस तरीके से, बेगुनाह लोगों को कत्ल होते नहीं देख सकते। तो मेरे ख्याल में दिस इज माय पर्सनल। तारिक साहब, अगर एंटी वॉर हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये जो ब्लैकमेलिंग एक थ्योरी चल रही है कि वो, क्या आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर या उनका दबाव का शिकार होकर ये उन्होंने शुरू किया एग्रेशन? नहीं, एग्रेशन के बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा, $100 मिलियन एपैक हर साल अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर स्पेंड करता है। हर इलेक्शन में $100 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। और दूसरा, अमेरिका के अंदर, इस अमेरिका को बनाने वाले भी ज़ायनिस्ट ज्यूइश हैं। अगर देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार से पहले अमेरिका कुछ भी नहीं था। आज कोई भी आप किताब 18वीं सदी से आज की कोई भी साइंस की किताब देखें तो वो किसी ज्यूइश राइटर की है। ब्लैक रॉक इस वक्त $12,000 अरब की कंपनी है, उसके सारे बोर्ड के ऊपर सारे ज्यूइश हैं। और दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कि आज भी दुनिया का कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो इजराइल से होता है। आज भी जितने मिसाइल जो कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेट्स को पिक कर रही है दूसरी दुनिया। इससे मैं बल्कि इस जंग को, इसको भी और गाजा को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह रहा हूं। एक सिविलाइजेशन है जो आज भी जिन्नात पे बिलीव करती है,
आपके साथ पड़ोसी कंट्री है, वो कहते हैं मोदी तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, ये तो अवतार है, भगवान है। तो जब दुनिया में इस तरह के लीडरशिप होंगे, हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शद बन जाएंगे, तो फिर उसमें ज़ायनिस्ट उनके लिए ग्रेटर इजराइल और अपने मंसूबों को आगे लेके जाना आसान हो जाए। तारिक साहब, मुझे तो ये समझ आइए, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पूरा अमेरिका ही क्या ज़ायनिस्ट लॉबी की कठपुतली बन चुका है? सारा अमेरिका उनकी कठपुतली नहीं बन चुका, लेकिन कांग्रेस सियासी जो अमल है, सियासी जिसमें तो अमेरिका वही हुआ ना, एपैक लगाता है, ये वही अमेरिका नहीं, वही अमेरिका नहीं, एवरेज अमेरिका जो है वो एंटी वार है। एवरेज अमेरिका आज, एवरेज अमेरिकन आज भी एंटी वार है, ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने की वजह भी यही थी कि वो एंटी वार प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन के सामने आए थे। तो दर हकीकत देखा जाए तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को इन्फ्लुएंस कर रखा है, और ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पे रिसर्च करके देख लें, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं 2 दफा लॉ स्कूल में गया हूं, मैं खुद हैरान होता हूं कि ये क्या हो रहा है, अमेरिकन बच्चे जाके इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं। मेरे लिए खुद ये तशवीश का मामला है। तारिक साहब, एक एप्स्टीन फाइल्स का इस जंग के साथ जुड़ना और ये कहा जाना कि ब्लैकमेलिंग हुई और दबाव में आकर अमरीकी सदर ने ये जंग शुरू की है, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, इस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि एप्स्टीन वाज अनदर जूइश, और यहां तक रिपोर्टें आती हैं कि वो मुसाद का एक ऑपरेटर था। ले भी एक दुख का मसला है कि उसने कौन कौन सा इंडियन तक, उसमें हमारे इमरान खान साहब तक का भी नाम आ रहा है, इतना ज्यादा उसने पोल्यूट किया पूरी दुनिया को। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ना ब्लैकमेल होने वाला इन बातों से, और ना वो इन बातों से ब्लैकमेल सही। हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि फाइल जीसीसी में जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था अमेरिका, इस सूरत हाल के बाद, इस सारी एपिसोड के बाद, आपको क्या लग रहा है कि वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की एक नशिस्त थी अमेरिका के पास, वो हिट हो सकती है, उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में, बल्कि अगर मुझसे देखा जाए तो जीसीसी कंट्रीज हैव रियलाइज्ड। देखिए, एक मैं और आपको बात बताऊंगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, जंग बंदी होगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वही रहेगा। उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ रशिया और चाइना आया, उन्होंने आके सेव किया ईरान को। जीसीसी कंट्री विल बिकम मोर अंडर थ्रेट, और यहाँ पे इनके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ मोर स्ट्रॉन्ग होंगे। पाकिस्तान के लिए विंडो ऑफ तो तारिक अपॉर्चुनिटी साहब, यहाँ उनके पे लिए आई ज्यादा है। आसान नहीं है कि बजाय इसके कि दूर बैठे अमेरिका से ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, बजाय इसके अपने खित्ते के ममालिक से वो बैठ जाएं और मामला सेटल डाउन कर लें, जिनसे खतरा है उनसे खतरा ही खत्म हो जाएगा? नहीं, खतरा किस तरह खत्म होगा? या तो फिर वो सरेंडर कर जाए इजराइल के सामने, और या फिर सरेंडर कर जाए ईरान के सामने। उनके पास कौन सा चॉइस है? और चाइना, आप देख लें, अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी सक्सेसफुल जंग नहीं लड़ी। रशिया यूक्रेन के अंदर फंसा पड़ा है, उनके पास भी ताकत नहीं। और आपके देखने वालों को यह जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका ही है, और कोई ताकत नहीं है अभी तक। लेकिन तारिक साहब, आपको लगता है कि इसके बाद ये जो एक यूनिपोलर एक वर्ल्ड थी, जो कहा जाता है, क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी बातें शुरू हो गई हैं, तो इसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़्यादा बढ़कर सामने आएगी, क्योंकि सुपर पावर तो फिर झुकता नहीं है। सुपर पावर जो है ना, जो करना चाहती है, जो ठानती है, वो कर गुजरती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।